अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चौपाल में आपको खुश आमदेद कहूँगा। हैप्पी सरप्राइज डे इंडिया। 27 फरवरी का आज का मार्का किसको याद नहीं रहेगा। और आज का दिन एक पाकिस्तान के लिए फ़ख्र का दिन है। हमने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को ये बताया कि तुम्हारी ये औकात नहीं है, तुम दुश्मनों की तरह छुप कर रात के अंधेरे में तो घुस कर कोई कार्रवाई कर सकते हो, जिसको अपने मीडिया के ऊपर जितना बड़ा चढ़ाकर पेश करना हो कर दो, लेकिन तुम्हारा अभिनंदन जब आएगा ना तो वो यहाँ चाय पी कर जाएगा और अगली दफ़ा पैसे भी लेंगे हम साथ में, क्योंकि अब हम टी पार्टी नहीं रखते इस तरह से। तो अभिनंदन को जो कुछ उसको हुआ उसके साथ और जो उस दिन 27 फरवरी को भारत के साथ हुआ, यकीनन आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में इसको एक मार्के के तौर पर याद रखा जाएगा। और ये सिर्फ मार्का पाकिस्तान का ही नहीं, कुफ्र और इस्लाम का भी मार्का था, जिसमें पाकिस्तान के इन शाहीनों ने बता दिया कि लपटना झपटना झपट कर पलटना ये हमारी फितरत है। और इसमें आप कोशिश करके देख लो, आपको आइंदा हमेशा इसी तरह का रेजोल्यूट और रेस्पॉन्स रिएक्शन मिलेगा। कल रेजोल्यूट और रिस्पॉन्स डे भी मनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से दुनिया को बताया गया कि हम एक ऐसी कोई गैर मोहतात किस्म की ताकत नहीं है, हम इंतहाई मोहतात और इंतहाई जिम्मेदारी के साथ अपने तमाम तर वसाइल को इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन दुश्मन अगर कभी पलट कर हम पे आएगा और हमारे लिए मुश्किल करेगा तो हम मुंह तोड़ दंदान शिकन जवाब देने की ऐसी सलाहियत रखते हैं कि सांप सूख गया था 27-28 फरवरी के दिन हिंदुस्तान की तमाम भारतीय मिलिट्री क़यादत को भी और RSS हिंदुत्वा के प्रचारक नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अजीत डोवल, इन तमाम लोगों को उनकी समझ में नहीं आया कि ये हुआ क्या, कि पाकिस्तान ने कैसे, इनके चीफ बैठे हुए थे, कितने आर्मी के बड़े बड़े अफसरान जिस जगह बैठे हुए थे, पाकिस्तान ने उन मुकामात को लॉक किया, उसके बराबर में अपना मिसाइल फेंक के बता दिया कि तुम्हारी औकात नहीं थी। बंदूक के साथ एक मुफ्त में मिलने वाला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उनका, जिसका तो मैं नाम भी भूल गया अब इस वक्त, और वो तड़ियाँ लगाता था पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने औकात आज के दिन बताई। शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारी पाक फ़ज़ाइया का, हमारी पाक आर्मी का, हमारे ISI के अफसरान का, इंटेलिजेंस एजेंसियों का, जिन्होंने भारत की इस कार्रवाई का ना सिर्फ मुंह तोड़ जवाब दिया बल्कि आने वाले सालों के लिए शर्मिंदगी और कालक भारत के चेहरे पर लगाई। और जो मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय अवाम के हवाले से हम बात करें, लेकिन जो नरेंद्र मोदी, RSS, ये जितने भी इनके प्रचारक हैं, इनको जो सबक उस दिन सिखाया पाकिस्तान ने बता दिया। तो आज के दिन इसको तो हमेशा के लिए एक जश्न के तौर पे मनाना चाहिए। आज के दिन तो ख़ास तौर पे तातील होनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा मीडिया इस दिन के हवाले से भी खामोश बैठा रहा। आज के दिन कोई खुसूसी ट्रांसमिशंस नहीं हो रही। आज के दिन कोई कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी साधना, ताकि पाकिस्तान जो अब कोई तरक्की की राह की तरफ जा रहा है, CPEC की सूरत में पाकिस्तान के हालात आने वाले दिनों में बदल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, उसे किसी तरह से रोका जाए। और ये एक ग्रेटर गेम था जिसका एक ट्रेलर 27 फरवरी को दिखाने की भारत ने कोशिश की थी और उसका ऐसा मुंह तोड़ जवाब पड़ा कि आज तक जवाब नहीं बन रहा। और इसी 27 फरवरी की हजीमत का ही दिन था भारत के लिए, जिसको आज उन्होंने वहाँ पे एक जश्न के तौर पे मना रहे हैं। हिंदुस्तान की हवाले से ख़ास बात यही है कि अपनी शलवार कंधे पे रख के घुमा के जश्न मनाना कोई हिंदुस्तानियों से सीखे और हिंदुस्तानी मीडिया से सीखे, बिलखुसूस जो हर वक्त नफ़रत और जहर का अलापता रहता है। और आज इस वक्त सूरत हाल ये है कि हिंदुस्तान जल रहा है। हिंदुस्तान का दारुल हुकूमत दिल्ली इस वक्त फसादात का गढ़ बना हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, खुद वहाँ के रहने वाले समझदार शहरियों को ये देखना होगा कि ये आग खुद आपके घर को कहीं किस हद तक जलाएगी। क्या ये हाथों में उठाए हुए लाठियाँ, बर्छियाँ, तलवारें, मस्जिदों के लाउड स्पीकर गिरा कर उनके ऊपर झंडे लहराना, क्या ये हिंदुस्तान को अमन की तरफ लेके जाएगा? क्या वहाँ रहने वाले इतने जो मुसलमान करोड़ों हैं उनके साथ जो ये जो जुल्म सितम है, क्या इसका कोई बदला, रद्द अमल कोई भी कुदरत की तरफ से भी क्या देखने को नहीं मिलेगा? ये खुद हिंदुस्तान के अवाम को सोचने की ज़रूरत है। लेकिन हम बात करेंगे इसी हवाले से कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इसी हवाले से ट्वीट की। उनका ये कहना था कि टुडे इन इंडिया वी आर सीइंग द नाजी इंस्पायर्ड RSS आइडियोलॉजी टेक ओवर अ बिलियन पीपल। Whenever a racist ideology based on hatred takes over, it leads to bloodshed। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर दुनिया को भी ये बताया कि एक न्यूक्लियर ताकत है भारत, और उसमें आप देख रहे हैं उसके दारुल हुकूमत दिल्ली में इस वक्त क्या हो रहा है और किस तरह से फसादात प्री प्लान्ड कराए गए ताकि दुनिया की तवज्जो किसी भी तरीके से हटाई जा सके कि आज के दिन भारत के साथ हुआ क्या था। और ख़ास तौर पर ये जो मुतनाज़ शहरियत का बिल था भारत के अंदर पास किया गया, उसके बाद से दिल्ली के अंदर ये जो एक धरना था, जो लोग इस बिल के ख़िलाफ़ थे और मुसलमानों की तरफ से खासा रद्द-ए-अमल आया क्योंकि उन्हीं को ही टारगेट किया गया इस बिल के ज़रिए। उस धरने को ख़त्म करने के लिए ये एक बड़ा मंसूबा बनाया गया
कि किसी तरीके से ट्रंप के आने से पहले जो शाहीन बाग का धरना है उसको ख़त्म कराया जाए। 15 दिसंबर से दिल्ली के इलाके शाहीन बाग में धरना दिए हुए बैठे हुए थे लोग, और उनका ये मुतालबा था कि ये कानून जो है वो ठीक नहीं है। लेकिन उस धरने को ख़त्म करने के लिए हमने देखा कि पहले पैगाम दिया गया और फिर पुलिस के साथ अपने आरएसएस के गुंडों को भिजवाया गया और दिल्ली को एक पूरे फसादात की लहर में लपेट दिया गया। ट्रंप जिस वक्त हिंदुस्तान का दौरा कर रहे थे उसी वक्त हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत दिल्ली में ये मनाजिर दुनिया देख रही थी कि हिंदुस्तान जो अक़लियतों के हुकूक के हवाले से, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर जमहूरियत करार देता है, जो खुद अपने फ़ख्र से अपने माथे के ऊपर ये बड़ा टीका लगाता है कि जी हमसे बढ़कर तो कोई जो एक बहुत ज़्यादा अक़लियतों के साथ रहने वाला मुल्क नहीं है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जब से आरएसएस, नरेंद्र मोदी, बीजेपी और इनकी पार्टी पिछले माजी में जिस तरह की आग लगाती हुई आ रही थी फसादात के तहत, जो भी आप कहें कि लोगों के जज्बात को भड़काकर, आज उन्होंने इसका जो अमली मुजाहरा वो वहाँ कर रहे हैं, ये बता रहा है कि हिंदुस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद जो ये अलाव है ये भड़केगा। जुल्म और जबर जब भी आप करोगे वो वापस पलट कर ही आता है, थूकोगे आसमान पर, मुंह पर ही आएगा। तो ये जो 1 अरब की आबादी को इस तरह से आरएसएस के हाथों गिरवी कर दिया गया है, इसको देखना दुनिया की भी ज़रूरत है कि दुनिया देखे। हमने ये देखा कि वो लोग जो हिंदुस्तान की तारीफ़ में रतबुल लिसान रहते थे, जमीयत उलमाए हिंद की मैं बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बाकायदा इजलास बुला बुला के और पाकिस्तान के झंडे जला जला कर अपनी वफादारियाँ साबित करवाईं, जिन्होंने पाकिस्तान के बनने के रास्ते में भी रुकावटें डाली थीं, जिनके आबा व अजदाद पाकिस्तान के बनने के ख़िलाफ़ थे, आज उनकी औलादों को हिंदुस्तान में ये वक्त इस तरह से देखना पड़ रहा है कि मौलाना कासमी दारुल उलूम देवबंद के और मौलाना इरफान, इनकी एक वीडियो वो आप देखें किस तरह से ये अपने ऊपर जुल्म और सितम का रोना रो रहे हैं कि मौलाना कासमी कह रहे हैं कि हमें निशाना बनाया गया, हम तो यहाँ लोगों को देखने आए थे। मौलाना इरफान इनकी गाड़ियों को आप देखें, ये मनाजिर वीडियोस देखें, आप नेट पर मौजूद हैं, आपको सब समझ में आएगा। फिर इसी तरीके से जो हमने देखा कि हिंदुस्तान ने अपनी एक जीत का जो जश्न मनाने की कोशिश कर रहा है, या जिस तरह माजी में और जो पिछले साल हमने देखा अभिनंदन को एक हीरो की तरह से यहाँ पे वो कैद हुआ, गिरफ्तार हुआ, अपना जहाज़, अपना ड्रेस, अपनी जो सारा इंटरव्यू भी देकर गया कि किस तरह से वो किन अज़ाइम के तहत आया था और कैसे उसको पाकिस्तानी शाहीन फ़ज़ाइया के शाहीनों ने घेर के उसको गिरफ्तार भी किया यहाँ पर। तो आइए कुछ अभिनंदन की भी गुफ्तगू आप सुने, मौजूद है, ये भी नेट पर मौजूद है, आपको भी हम सुनाते हैं। तो अभिनंदन ने जिस तरह से अपनी सारी दास्तान बताई वो आपने सुनी तो होगी यकीनन, और जिस तरह से अभिनंदन की ये दास्तान बता रही कि आइंदा कोई अभिनंदन अब ये कोशिश नहीं करेगा पाकिस्तान की तरफ आने के लिए। लेकिन उसका रद्द अमल जो हम देख रहे हैं हिंदुस्तान में मुसलमानों के ऊपर जिस तरह जुल्म और सितम की एक पहाड़ तोड़ा जा रहा है कि अभी जो पिछले दिनों के फसादात हैं दिल्ली के, उसने 27 उसमें अब तक अमवात हो चुकी हैं, सैकड़ों के करीब उसमें ज़ख्मी हुए हैं, और पूरे जो मनाजिर वहाँ से आ रहे हैं वो बहुत ही अफसोसनाक मनाजिर हैं। हिंदुस्तान हम देखते हैं कि पूरे इस फसादात के अंदर शनाख्ती कार्ड देख कर लोगों की पतलूनें उतार कर फिर मारपीट की जा रही है उनकी शनाख्तों के बाद। दिल्ली के जितने भी शुमाली मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं इस वक्त शदीद किस्म की तनाज़े और शदीद इस फसादात की लपेट में, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं। सिर्फ अगर हम बात करें गुरु बहादुर अस्पताल की, वहाँ पे 21 के करीब अमवात रिपोर्ट हुई हैं। जो नाइक जे हॉस्पिटल है 5-6 अमवात वहाँ पे रिपोर्ट हुई हैं। फिर इसी तरीके से अशोक नगर जो इलाका है दिल्ली का, वहाँ पर मस्जिद पर हमले की वीडियोस भी सबने देखी, किस तरह से उस मस्जिद की बेहुरमती की गई। फिर जो दिल्ली का एक इलाका है भाईपुरा, ये बड़ा मुसलमान ताजरों का यहाँ पे गढ़ है, पुराना इलाका है। कोशिश यही हो रही है हिंदुस्तान के अंदर के मुसलमानों के जो अक्सरियती इलाके हैं, जो कदीमी इलाके हैं, वहाँ से मुसलमान किसी तरह से रहें निकलें। और हमने देखा वो वीडियो जहाँ पर मुस्तफ़ाबाद जो दिल्ली का इलाका है उसी के लोग अपने इलाके छोड़कर जा रहे हैं, और यही रियासत दूसरी रियासतों में भी इसी ट्रेंड को अपनाने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि अजीत दोवल जो दौरा करके गए थे पिछले दिनों 1-2 दिन पहले इन्हीं दिल्ली के फसादात वाले इलाकों का, और उसके बाद ज़्यादा फसादात बढ़े हैं। तो अजीत दोवल भी हम जानते हैं कि किस तरह का एक मैं क्या कहूँ कि एक मुतशद्दद ज़हनियत रखने वाले आरएसएस का शदीद तरीन जो है ये चलने वाला इंसान है, और अजीत दोवल की ये प्लानिंग है। तो इस तरह से दिल्ली से लेके दीगर इलाकों में मुसलमानों के ऊपर बड़े जो इस वक्त जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, दुनिया को उसके ऊपर ज़रूर नज़र रखनी चाहिए। ट्रंप ने अभी दौरा किया हिंदुस्तान का, गो कि मोदी जी ने पूरी कोशिश की किसी तरीके से जितने हाथ पैर जोड़ लिए जाएं ट्रंप के, जितनी खुशामद चापलूसी कर ली जाए ट्रंप की, 1 लाख बंदों के साथ इस्तकबाल, गुजरात के क्रिकेट स्टेडियम के अंदर इतना बड़ा इज्तिमा करना। और हुआ क्या, वहाँ पर भी ट्रंप ने इमरान खान की तारीफ़ कर दी, भारत को फिर थोड़ा समझाया,
इसी तरीके से हमने देखा कि ट्रंप ने इस दौरे में भी भारत को दिया कुछ नहीं है, जिसकी बड़ी उम्मीदें थी। जो ट्रेड एग्रीमेंट होना था उसके लिए ट्रंप ने कह दिया कि अब ये तो नवंबर के बाद ही इसका कुछ होगा, इलेक्शन के बाद। और हिंदुस्तान ने इस दौरे में हिंदुस्तान ने ट्रंप को दिया ही है। मेंटल हेल्थ का मुआहदा हुआ, एनर्जी का मुआहदा हुआ एक्सॉन के साथ। एक्सॉन अब वहाँ पे पूरा एलपीजी का नेटवर्क वहाँ पे चलाएगी। इसी तरीके से 5G के कॉन्ट्रैक्ट लेने के हवाले से ट्रंप का बड़ा जोर है कि हिंदुस्तान हुआवे के इक्विपमेंट यूज़ ना करे, अमेरिकन इक्विपमेंट यूज़ करे। और इसी तरीके से $2.5 बिलियन की एक लॉकहीड मार्टिन के साथ अपाची हेलीकॉप्टर्स की डील करा के चले गए ट्रंप। तो मोदी साहब ने दिया ही है, लिया कुछ नहीं है, क्योंकि मसला है हिंदुस्तान का बहुत बड़ा। हिंदुस्तान का ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका सबसे बड़ा है, चीन दूसरा है। अमेरिका इस वक्त जो अलायंस चीन को कंटेन करने के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पूरी लेकर आया है, जिसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया को भी शामिल किया है, इस समंदर का नाम भी तब्दील किया है, सिर्फ इसीलिए चीन को कंटेन करना, रोकना। हिंदुस्तान का मसला ये है कि जहां उसकी अमेरिका के साथ ट्रेड अगर नंबर 1 है, तो सेकंड नंबर पे चीन के साथ उसका ट्रेडिंग का पार्टनरशिप है। तो इसलिए हिंदुस्तान को ये राह चलना भी मुश्किल होगी कि किस तरीके से वो अमेरिका की बात मानते हुए हिंदुस्तान चीन को कंटेन करने की कोशिशें करे। लेकिन इसी हवाले से हम देखते हैं कि इन खबरों को जब पीछे किया जाता है तो ये फसादात की खबरें हैं, ये चीज़ें ये सामने आती हैं। ट्रंप के दौरे से मोदी ने क्या हासिल किया वो तो नहीं समझ में आया, लेकिन फसादात जो हो रहे हैं उसके हवाले से खुद जो कांग्रेस की सदर है सोनिया गांधी, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड एक तरह से था। और ख़ास तौर पर इसमें जो दिल्ली के वज़ीर आला है केजरीवाल, उनकी खामोशी भी समझ में नहीं आ रही कि वो किधर गायब बैठे हुए हैं। वो तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी लेकर उठे थे और दिल्ली के लोगों ने उनको इतनी अक्सरियत के साथ जिताया कि बीजेपी को वहाँ पर खाक चाटना पड़ गई। आज वो अरविंद केजरीवाल किधर मौजूद हैं, वो कहाँ हैं इन तमाम अरसों के अंदर के, वो क्यों फसादात को रोकने के लिए कोई भी कदम नहीं उठा सके। और क्या हम ये समझें कि केजरीवाल भी इसी एक बड़े सेटअप का एक आलाकार है कि नेक्स्ट टाइम केजरीवाल को वजीर आजम बनवाया जाए, जिस तरह मोदी को पहले चाय वाले से उठा के गुजरात का वजीर आला बनाया गया और गुजरात के वजीर आला के बाद उठा के वजीर आजम बनवा के अपने मकासद, वो लॉबी जो पीछे पैसा लगाती है हिंदुस्तान में मोदी साहब के पीछे, वही लॉबी बाद में इसी तरह के लोगों को हीरो बनाए। तो ये हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की सूरत हाल ट्रंप के विजिट पे अगर हम बात करें, वो भी हिंदुस्तान का कोई खास रहा नहीं, बल्कि उससे एक नेगेटिव जो हमने देखा चीख पुकार मची हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर। और हिंदुस्तानी तज्जियाकार ये कहते हुए पाए गए कि किस तरह से हम पाकिस्तान को तनहा करने की जो पॉलिसियां इतने अरसे से अमल कर रहे थे वो नाकाम हो रही हैं। हम क्या करें, ये पॉलिसियां हमारी कैसे नाकाम हो रही हैं और मोदी साहब ने हिंदुस्तान को तनहा कर रहे हैं। ये वहाँ पे रोना चल रहा है। और ये हमारे यहाँ के तज्जियाकारों को, हमारे यहाँ के मोदी के यारों को, जो मोदी को यहाँ पर बुला बुला के अपने घर में साड़ियाँ पेश करते थे, अपने घर में आमों की पेटियाँ पेश करते थे, उन सब के लिए निशान इबरत है कि ये वही मोदी है जो आज पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहा है। और जिसे आप कहते थे कि जी हमारे दोस्त हैं, हमारे मित्र हैं, आप घर पे बुलाते थे यहाँ पे, फिर इसी तरीके से आलू गोश्त वो भी खाते हैं, आलू गोश्त हम भी खाते हैं। ये सब हमारी याददाश्तों में मौजूद है कि कौन लोग हिंदुस्तान को पिछले 2-3 साल पहले पॉलिश करते थे, जूते उसके चाटते थे, और आज किस तरह से पाकिस्तान हिंदुस्तान को कदम ब कदम जवाब भी दे रहा है, हिंदुस्तान को एक एक उसकी औकात दुनिया के सामने लेकर भी आ रहा है। तो ये हमने देखा कि ट्रंप का दौरा भी कोई खास नतीजा नहीं ला सका हिंदुस्तान के लिए। यहाँ पर हमने एक बात जो नोट करेंगे आप, आज कल परसों तरसों जिस तरह हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में कल आज कोरोना वायरस के 1-2 मरीजों का पता चलना था कि हमारे मीडिया के ऊपर ऐसे ब्रेकिंग के पट्टे, ऐसे ब्रेकिंग के डब्बे इस तरह से चल रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने स्कूल बंद करा दिए, फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। हालांकि हमें ये देखना चाहिए, थोड़ा सा हमारे मीडिया को भी देखना चाहिए कि किस वक्त आप किस तरह की खबरों को उठा रहे हैं। क्या कोरोना वायरस जो अगर हम बात करें पाकिस्तान चारों तरफ से गिर गया, ये हमारे बड़े एंकर शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम के हेडलाइंस थी कि जी पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया। भाई यहाँ से चीन कितने फासले पर, ईरान कितने फासले पर, लेकिन हुआ क्या, उससे हमारी बॉर्डर्स बंद हो रही हैं, हमारी ट्रेड के अंदर मुश्किल आते हैं। चीन के कोरोना वायरस से अब तक की अमवात जो है वो अगर 2500 हैं, तो अमेरिका में जो फ्लू, सालाना फ्लू जो होता है जिसका भी 2019-20 भी सीजन खत्म नहीं हुआ, 8400 लोग उस फ्लू से मर चुके हैं अमेरिका के अंदर और यूरोप के अंदर। इसी फ्लू के जरिए 8400 लोग अमवात हुई हैं, जबकि जो हॉस्पिटलाइजेशन हुई है वो 1,40,000 लोग हॉस्पिटलाइज हुए हैं अमेरिका में होने वाले इस फ्लू के हवाले से। चाइना के कोरोना वायरस की हम देखते हैं सूरत हाल के, वो जो आउट हुआ, अगर कोरोना वायरस फैला भी है तो अब तक 2500 अमवात हुई है। चाइना की आबादी 1 अरब 40 करोड़ है। यहाँ पर चीख के
टेलीविजन के ऊपर एंकरों को सोचना चाहिए। और हर सारे एक ही इन तमाम एंकर्स के ट्वीट आपको, इन तमाम हमारे सो कॉल्ड लिबरल दानिश्वर साफियों के, बड़े बड़े तलस्सुम सलीम साफी या आमिर मीर साहब, हिंदुस्तान के हवाले से इनका आज कोई उस तरह का ट्वीट नहीं आ रहा। पाकिस्तान की फतह के ऊपर जश्न मनाने वाला कोई ट्वीट नहीं आ रहा। क्यों? आज के दिन पाकिस्तान की फतह पर आपको कोई खुशी नहीं थी कि आपका कलर कुछ नहीं निकाल रहा। सना बुच्चा साहिबा जो है वो एक वीडियो लगाती हैं जिसमें पेशावर में टीचर के हवाले से अगर कोई एहतजाज था और पुलिस ने उसमें टीचर को अगर गाड़ी में डालते हुए वो वीडियो थी, तो उन्होंने लिखा है नॉट दिल्ली पेशावर, यानी कि दिल्ली का मवाजना वो पेशावर के इस वाक़े से कर रही हैं। सना बुच्चा, ये इस तरह के हमारे लोग ये जो बन के बैठे रहे हैं टीवी एंकर इतने अरसों से और अभी भी बैठे हुए हैं, इनके जो सारे ट्वीट्स हैं वो इसी तरह के हैं कि कोरोना वायरस फैल रहा है, कोरोना वायरस फैल रहा है। आप लोगों को अकल भी है? आप लोग किस तरह की बात कर रहे हो? अभी आप लोग चीख रहे थे यहाँ पे कि चीन से तालिब इल्मों को लेकर आओ, चीन से तालिब इल्मों को लेकर आओ, रोना मचाया हुआ था मीडिया के ऊपर। और जब अब ईरान से अगर यहाँ आ भी गया एक तो मरीज, तो अब चीख रहे हैं कि ये लाया क्यों गया, फ्लाइट क्यों खोली गई, मतलब कोई कल सीधी है हमारी। और इसी कोरोना वायरस के हाइप उठाने से क्या हुआ है, पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट्स, चीन की स्टॉक मार्केट और हमारी अपनी स्टॉक मार्केट का जो हाल हुआ, उसमें आप ये देखें कि हमारी स्टॉक मार्केट पिछले 3-5 दिनों में 6 जो ट्रेडिंग सेशन हमारे हुए हैं उसमें हमारी स्टॉक मार्केट कोई 9% के करीब जो है गिर गई है। 3644 पॉइंट्स पिछले 6-8 दिनों में गिरे हैं। कहाँ हमारी स्टॉक मार्केट 42-43 हज़ार तक पहुंच रही थी और इस वक्त वो बहुत ही नीचे 38 हज़ार तक पहुंच गई। उसमें एक वजह ऑयल की जो कीमतें गिरी हैं वो भी है, लेकिन साथ साथ ये कोरोना वायरस के हवाले से जितना हैवोक वेस्टर्न मीडिया ने उठाया हुआ है चीन को कंटेन करने के लिए, ये अमेरिका का बायोफेयर जो एक तरह से हम वॉरफेयर एक अटेम्प्ट कह सकते हैं, वो हमारे एंकर उसमें मजीद फ्यूल भर रहे हैं, वेस्टर्न मीडिया के साथ मिलकर ये फ्यूल भर रहे हैं उसके अंदर। जबकि देखा जाए तो हमारे यहाँ अगर हम बात करें चाइना की भी, चाइना से बाहर भी इस कोरोना वायरस की जो डेथ रेट है वो 2.1% है चीन के अंदर भी, यानी कि अगर 100 लोगों को हुआ होगा तो उसमें से 2 लोगों की अमवात का इम्कान है कि वो मौत के मुंह में जाएंगे। उसको भी चीन जितनी तेजी के साथ काबू पाता जा रहा है। और अब ये बात खुल के सामने आ रही है कि ये वायरस भी उसी तरह से लेबोरेटरीज में तैयार किया गया जिस तरह एबोला तैयार किया गया, जिस तरह से मर्स, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, जिस तरह सार्स जो एक्यूट सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम का वायरस पहले फैला था। और आपको याद है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, उस वक्त भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा था कि 2 अरब लोग इस बर्ड फ्लू से मुतासर हो सकते हैं और 2 अरब लोग इससे मुतासर होकर मौत के मुंह में जा सकते हैं। लेकिन क्या हुआ, वैक्सीन्स बिकी वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों की, वैक्सीनेशन किट्स ये सारी इनकी बिकी। तो आज हमारे यहाँ भी इसी तरह का एक शोशा छोड़ के एक तरह का शोर मचा के इतना ज़्यादा इस चीज़ से कि पाकिस्तान, आज हम इस पर बात करने चाहिए, हमारा मीडिया कोरोना वायरस के ऊपर लगा हुआ है। आज जब 27 फरवरी को खुसूसी ट्रांसमिशन इन चीज़ों पर होनी चाहिए, हमारे यहाँ हमारे बड़े बड़े तज्जियाकार, हमारे बड़े बड़े उमर चीमा साहब, बड़े तहकीकाती साफ़ी, उनका ट्वीट क्या है कि कोरोना वायरस से पाकिस्तानी परेशान नहीं है बल्कि हुकूमत की नाअहली की वजह से परेशान है जो निमट नहीं सकती। तो हुजूर, जिस हुकूमत जिनके आप तलवे चाट रहे हो ना, जिनके आप इस वक्त बैठ के ट्विटर के ऊपर बैठ के सारा वक्त जिनके हक में आप नारे बुलंद करते रहते हो, उनमें भी इतनी अहलियत नहीं थी कि वो इस तरह की किसी भी चीज़ का मुकाबला कर सकते। तो अपने आंखों से ये गंद का चश्मा हटाएं और हकीकत को समझने की कोशिश करें। दूसरों के मीडिया के आलागार ना बने, अपने मुल्क के हवाले से भी सोचें। इस पूरे तमाम तर सूरत हाल में ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान दुनिया की इकॉनमी को होने जा रहा है। जो जापान में ओलंपिक्स हो रहे थे वो मुतासिर हुए हैं। एशिया पैसिफिक रीजन की एयरलाइंस का $27 बिलियन जो है वो रेवेन्यू शॉर्टफॉल आया है इन्हीं 6-8 दिनों में जो फ्लाइट्स बंद हुई हैं और इनको नुकसान हुआ है। $30 अरब टोटल एयरलाइंस को नुकसान हुआ है। जापान की जो मार्केट है वो 2.1% गिर गई, हांगकॉन्ग 7%, इंडिया की भी 7%, ताइवान की भी 7%। तो ये चीज़ें हमें देखनी होंगी कि हमारे मीडिया की तरजीहात क्या हो रही हैं और हमारे जो मौज़ूआत हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। और आज का दिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि खुशी और फतह और जश्न का दिन है जिसे हमें मानना चाहिए। और एंड पे ज़रा नरेंद्र मोदी साहब का मैं एक वो ट्वीट देना चाहूँगा जो इतने मुस्लिम कुछ फसादात के बाद उनका आया है। कल उनका ये कहना था 26 फरवरी के दिन के पीस एंड हारमनी आर सेंट्रल टू आर ईथोस, बड़ी ईथोस हैं आपकी। आई अपील टू माई सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ दिल्ली टू मेंटेन पीस एंड ब्रदरहुड एट ऑल टाइम्स। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट देयर इज़ काम एंड नॉर्मलसी इज़ रिस्टोर्ड एट द अर्लीस्ट। ये नरेंद्र मोदी साहब अब फसादात के इतने दिनों के फसादात के बाद ये जागे हैं। तो मैं क्या कहूँ, इसके नीचे के जवाब आप पढ़ें, इन्हीं की ट्विटर पर जो जवाब आ रहे हैं और वो कुछ इस तरह के हैं कि मोदी साहब जाग गए हैं, गहरी नींद से उठ गए हैं, अब इनको एहसास हुआ है। इसी तरीके से फिर एक और नेहरू उनके नाम से ट्वीट का जवाब दिया, पहले मेरे लीडर, पार्टी लीडर हेट स्पीच देंगे, फिर राइट्स होंगे और फिर मैं पीस अपील करूंगा। ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं हिंदुस्तान की जो आज के दिन हमारे सामने आ रही हैं और हम अपने यहाँ के भी
हमारे बड़े बड़े जुगादरी साफ़ियों का भी रवैया हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जीत, पाकिस्तान की फ़तह, पाकिस्तान की खुशी, उसके लिए इनके पास दो लफ्ज़ नहीं है। क्या इसलिए कि आपको इस्टेब्लिशमेंट से एक अजीब किस्म की खार हो चुकी है, इसलिए कि आपको लगता है कि आपके महबूब लीडर को जो है ना इस वक्त इक़्तिदार में नहीं रहने दिया गया शायद, तो आपको लगता है कि उसे निकालने की ये सज़ा पाकिस्तान को आप दें। मैं यही चाहूँगा कि आज के दिन को हम सबको खुशी के तौर पर मनाना चाहिए और इसे हमारी आने वाली नस्लों तक के लिए याद रखना चाहिए। इस दिन को एक अजीम फ़तह के तौर पर मनाना किया जाए। तो इसी, अब मैं आपसे यहाँ पर इजाज़त चाहूँगा, मुझे इजाज़त दें, फिर आपसे चौपाल में मुलाकात होगी। और आज के दिन के हवाले से यौम फ़ख्र पाकिस्तान सबको मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें चाय पीते हैं और इसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे।